हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं जो फिलोसफर हैं रेने डेकार्ट, जो कि ग्रेट मैन थे, और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 9th में। तो उसके जो इन्वेंटर थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो रेने डेकार्ट थे। और रेने डेकार्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो ब्रांच है मैथमेटिक्स, उसका जो आविष्कार किया, खोज किया। तो इनके बारे में मैं इनकी पूरी जीवनी बताने वाला हूँ आपको। कई स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा कि इनके का जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इन्होंने क्या क्या काम किए और ये क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स की। रेने डेकार्ट जो कि दार्शनिक होने के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मतलब फिलोसोफर होने के साथ साथ ही वो एक फेमस मैथमेटिशियन भी थे। वो दर्शन को विज्ञान में परिवर्तित करना चाहते थे। मतलब जो फिलॉसफी थी ना, फिलॉसफी जो होती है वो कि जीवन के किसी पहलू को ठीक से समझने की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो फिलॉसफी कहलाती है। और ये चूँकि मैथमेटिशियंस थे, तो ये फिलॉसफी को मैथमेटिक्स की तरह क्रिस्टल क्लियर करना चाहते थे। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक के रूप में नहीं जाना जाता, मतलब कि जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसका जो फादर है, इन्हें ही बोला जाता था। इससे पहले अरस्तु और प्लेटो जो थे वो फिलॉसफी दिया करते थे और बहुत सारे फिलोसफर्स हुए थे। बट जो मॉडर्न फिलॉसफी का है, उसका जो फादर है, इन्हें ही बोला जाता था। साथ ही साथ इन्होंने ज्ञान के लिए बुद्धि को सर्वोत्तम राह बताया, क्योंकि इसमें ज्ञान सार्वभौमिक व अनिवार्य होता था। इन्होंने बोला कि बुद्धि जो है ना, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है सर्वोत्तम राह है। मतलब कि जो बुद्धि है, हमारी जो सेंसेस होती हैं 5, कि नाक, कान, ज़बान जिससे कि हम स्वाद चखते हैं, त्वचा जिससे कि हम स्पर्श महसूस करते हैं, और 5 होती हैं नाक, कान, मुंह की ज़बान, टेस्ट एंड स्किन, एंड 5th इज आइज़, अवर आइज़। तो इन्होंने बोला कि जो 5 हमारी सेंसेस हैं, इनके द्वारा जो ज्ञान है, अगर हम इसे ज्ञान को समझने के लिए सेंसेस का काम करें। इन्होंने बुद्धि को यही बोला कि सेंसेस से जो है ना, वो हम ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। और बोला ज्ञान सार्वभौमिक है, वो अनिवार्य होता है। रेने डेकार्ट, अंग्रेजी में इनका नाम है रेने डेकार्ट, और रेने डेस्कार्टेस भी बोला जाता है, और इन्हीं के नाम पे डेस्कार्टेस प्लेन बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम प्लेन लेते हैं, तो इसके आगे देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। नेक्स्ट क्या है कि ये जो है रेने डेस्कार्टेस जो है फ्रांसीसी भाषा, लैटिन भाषा में रेनेटस कार्टेशियस बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1596, 31 मार्च 1596 को 11 फरवरी 1650 को इनकी डेथ हुई थी। एक फ्रांस के थे, गणितज्ञ थे, ये मैथमेटिशियन थे, भौतिक विज्ञानी भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, शरीर क्रिया विज्ञानी। इनकी बायोलॉजी में भी काफ़ी रुचि थी। मतलब ये माइंड जो लगाते थे अपना रिसर्च वाली चीज़ों में लगाते थे। और ये एक फिलोसोफर भी थे, क्योंकि ये जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर अपने विचार रखते थे, एक क्रिस्टल क्लियर माइंड सेट के साथ में, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में। क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह ही जो है फिलॉसफी को क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते थे। पर जो इनका जन्म जो है वो हेग नामक स्थान पर हुआ था, जो फ्रांस में होगा। 21 वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त करी, ऑरेंज के राजकुमार मोरिस की सेना में भर्ती हो गए। मतलब कॉलेज की एजुकेशन इन्होंने 21 साल की उम्र पे ही फिनिश कर ली और राजकुमार
और पेरिस मोरिस ऑरेंज एक जगह है कि सेना में भर्ती हो गया, मतलब कि ये आर्मी में चले गए। यहाँ पर प्रातःअवकाश को ये गणित के अध्ययन में व्यतीत करते थे। तो आर्मी में जो ये छुट्टी का टाइम मिलता था ये अध्ययन में व्यतीत कर, मतलब कि गणित पढ़ते थे। इन्होंने कई युद्धों में भी भाग लिया, मतलब कि इन्होंने कई सारी जंगें लड़ी। सेवाय के ड्यूक के साथ हुए युद्ध में प्रदर्शित वीरता के कारण, मतलब कि सेवाय का एक ड्यूक के साथ युद्ध हुआ था जिसमें कि इनकी वीरता के प्रदर्शन करने के कारण इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दे दी गई, परंतु इन्होंने इससे स्वीकार नहीं किया। और पेरिस में फिर ये इन्होंने ट्रैवल बहुत सारा किया। दिल्ली पेरिस में 3 वर्ष शांतिपूर्वक, पेरिस थे फ्रांस के, फिर ये पेरिस चले गए, शांतिपूर्वक दर्शन शास्त्र की साधना करते रहे, मतलब कि फिलॉसफी में ये वर्क करते रहे। प्रकृति के वेदों की गणित के नियमों से तुलना करने पर, मतलब कि जो नेचर के लॉस थे इन्होंने मैथमेटिक्स के रूल से कंपेयर करके तुलना करने पर इन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों के रहस्यों का ज्ञान एक ही प्रकार से किया जा सकता है। मतलब कि जो मैथमेटिक्स है और जो फिलॉसफी, मतलब जीवन के जो रहस्य हैं, प्रकृति के वेदों की, मतलब जो प्रकृति के रूल्स हैं और गणित के रूल्स हैं, मतलब एक तरह से इससे जो है प्रकार से उनका जो ज्ञान है एक ही प्रकार से किया जा सकता है। मतलब मैथ्स की तरह जो लाइफ की फिलॉसफी है उन्हें क्रिस्टल क्लियर किया जा सकता है, इनका ऐसा मानना था। इस भांति इन्होंने तत्व ज्ञान में कार्टेशियनवाद का आविष्कार किया, मतलब कार्टेशियनिज्म इनके नाम से पड़ा। नेक्स्ट जो है स्लाइड में बने रहिए आप मेरे साथ में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऊपर देखिए, सबसे पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ, अब आप मुझे देख सकते हैं। Here is camera, this is the camera and there I am not looking in the video। तो आगे मैं बताता हूँ। गणित को इनकी सर्वोत्तम देन है वैश्लेषिक ज्यामिति, मतलब गणित में जो इन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री खोज की थी। सन 1637 ईस्वी में प्रकाशित इनके डिस्कूर द ला मेथड, जो कि फ्रांस का वर्ड है, में ज्यामिति पर भी 106 पेजेस का जो है इन्होंने एक निबंध था। इन्होंने समीकरण सिद्धांत के कुछ नियमों का भी आविष्कार किया। इनमें चिन्हों का नियम अत्यंत प्रसिद्ध है। 11 फरवरी सन 1650 को इनकी डेथ हुई थी, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। रेने डेस्कार्ट के नीचे देखिए आप अगर, तो कि इनकी जो है ना वो बुक्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, बने रहिए मेरे साथ में। फिर इसके बाद में वही चीज़ की इनकी आप फेस देख सकते हैं कि ये लंबे बाल रखा करते थे और इनकी शेपिंग और जो है मुस्टार्ड क्या बोलते हैं, मूछे, मुस्टैश एंड बियर्ड इस टाइप के। मध्य युग के श्रेष्ठ गणितज्ञों व दार्शनिकों में से एक, मैं कैमरा खोल लूँ जिससे कि मैं नज़र आऊँ, यहाँ से आ सकता है कि मैं नज़र आऊँ, ठीक है, नहीं आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं। मध्य युग के श्रेष्ठ गणितज्ञों व दार्शनिकों से एक रेने डेस्कार्ट का जन्म 31 मार्च, वही बात है। उनके पिता एक जो थे प्रांत ब्रिटेन के पार्षद थे, वे पेशे से वकील व जज थे। इनके फादर जो थे वो लॉयर थे और जज भी थे। रेने डेस्कार्ट की माता कुलीन घराने की महिला थी। बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट जो है ना, अब इनके आगे लाइफ के बारे में क्या क्या है। रेने जो थे वो अपने कैमरा के अलग से चालू होगा भाई, मैं नहीं आ रहा हूँ वीडियो में, तो कैमरा आ जा रही, किधर गया है। ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ। रेने अपने माता पिता की चौथी संतान थे, मतलब कि ये फोर्थ जो थे अपने घर में
4th नंबर पर इनका बर्थ हुआ था। जन्म से 1 वर्ष के बाद ही माता का निधन हो गया। मतलब कि इनकी जो पैदाइश के 1 साल बाद ही इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई और पिता के पुनर्विवाह उनके फादर ने जो फिर से शादी की पश्चात दादी ने रेने को पाला। मतलब इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इनको बड़ा किया। साथ में देखने हेतु आया भी थी मतलब कि आया भी थी इनके घर में, जो कि इनकी देख रेख करती। पर फिर भी रेने का स्वास्थ्य ही नाजुक ही बना रहा। तो इनका जो हेल्थ था वो थोड़ी खराब रहती थी। पर बचपन से ही रेने अत्यंत जिज्ञासु थे। मतलब एक क्यूरियस माइंड वाले थे। हर चीज़ या हर घटना का कारण जानने का प्रयास करते। मतलब कि जितनी भी फिनोमेनाज हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरह की हो, हर चीज़ का ये कारण जानना चाहते थे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है, उसका कारण होता है कोई। और बिना कारण कुछ भी ऐसा नहीं है पूरे यूनिवर्स में कि कोई भी चीज़ बिना कारण के हो। तो ये हर चीज़ के कारण जानना चाहते थे और इसी के कारण से ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। और क्यूरियस होने के कारण ही ये पढ़ाई में और रिसर्च में बहुत अच्छे थे। 8 वर्ष की उम्र में रेने को पढ़ने के लिए भेजा गया। यहाँ पर जिस शिक्षक का संरक्षण उसे मिला भी अत्यंत विद्वान थे और रिश्तेदार भी थे। मतलब 8 साल की एज में इन्हें जो एजुकेशन के लिए भेजा गया, जो इनके टीचर थे वो एक स्कॉलर थे। मतलब काफ़ी नॉलेज वाले थे और इनके रिलेटिव भी थे। यहाँ पर रेने में लैटिन व ग्रीक भाषाओं के अतिरिक्त इन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषाएं भी सीख ली, फ्रेंच भी सीख लिया, इन्होंने म्यूज़िक भी सीख लिया, नाटक के अतिरिक्त ड्रामा सीखने के अतिरिक्त घुड़सवारी व तलवारबाजी भी थी। मतलब घुड़सवारी, घोड़ा के ऊपर बैठ करके चलाना भी आ गया था और इन्होंने तलवारबाजी भी सीख ली, जो कि जंग लड़ने के काम में आती थी। उन्होंने स्कूली दिनों में बहुत ही सारा साहित्य भी पढ़ डाला, मतलब लिटरेचर भी पढ़ डाला स्कूल के डेज में। मतलब ये बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे। साथ ही दर्शन में भी उनकी रुचि जग गई। मतलब फिलॉसफी में उनकी जो है वो इंटरेस्ट आया। उन्होंने अरस्तु द्वारा विकसित, अरस्तु जो थे फिलोसफर थे, इनसे पहले तर्कशास्त्र का अध्ययन किया इन्होंने। फिर साथ ही भौतिकी यानी कि फिजिक्स, गणित, मैथमेटिक्स व खगोलशास्त्र, एस्ट्रोफिजिक्स और का भी अध्ययन किया, जो अरस्तु के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन टॉपिक्स इन्होंने इनका तथा स्टडी किया। रेने के अध्यापकों की राय थी कि वे बुद्धिमान, परिश्रमी, आत्मनिर्भर करने वाले एवं व्यवहार कुशल थे। मतलब जो टीचर्स की नज़र में इनकी इमेज होती है वो एक इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और सेल्फ थिंकर। मतलब कि ये जो है थिंकिंग बहुत अच्छी करते थे और इनका बिहेवियर भी ठीक था। पर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं थी। इनमें कंपटीशन और की भावना जो नहीं थी। ये किसी को हराना नहीं चाहते थे। मतलब कि ये अपने ऊपर वर्क करके किसी से ना कंपटीशन करते थे ना कंपैरिजन करते थे। अपने ऊपर वर्क करके खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण भी देर से उठ पाते थे। स्टार्टिंग में मैं बताता कि इनकी हेल्थ जो थी थोड़ी वीक रहती थी और ये जिसके कारण इन्हें नींद ज़्यादा से आती थी और कुछ व्याख्यान छूट जाते थे। मतलब कि कॉलेज में कुछ लेक्चर्स इनके जो थे वो छूट जाते थे। आत्मचिंतन अधिक करने के कारण पुस्तकों पर ध्यान कम दे पाते थे। मतलब कि बाद में जो है ये थिंकिंग बहुत अच्छी करने लगे, मतलब सेल्फ थिंकिंग, और ये सोचते ज़्यादा थे और बाद में किताबें जो है थोड़ी कम पढ़ते थे। बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट ठीक है। सन 1616 में रेने डेस्कार्ट ने कानून की पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली। मतलब 1616 कितनी उम्र हुई कि 1996 में पैदा हुए थे। 316 लगभग 20 साल की एज में इन्होंने कानून की मतलब लॉ में डिग्री हासिल की थी। रिसर्चर मैथमेटिक्स के बाद में और फिजिक्स के भी थे और फिलॉसफी में इंटरेस्ट था और इन्होंने डिग्री जो थी वो लॉ में की थी। अपने पारिवारिक व्यवसाय में पूरा समय देने के स्थान पर रेने ने यात्रा और अध्ययन में अधिक समय लगाया। तो रेने जो थे ना वो फैमिली को टाइम कम देते थे। इसके बजाय ये क्या करते थे कि ये इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। ट्रैवलिंग ज़्यादा करते थे और स्टडी ज़्यादा करते थे। तो 1618 ये लगभग रहे होंगे इस टाइम पर 20 और
22 साल के थे हॉलैंड चले गए। मतलब फिर इन्होंने एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट के एक कंट्री हॉलैंड में चले गए। इन्होंने पूरी यूरोपियन कंट्री घूम ली थी। अलग अलग जगहों पे ये मकान बदलते रहते थे, आगे मैं बताऊंगा इवनिंग स्लाइड्स में। और सेना में अवैतनिक रूप से अधिकारी का दायित्व निभाया। सेना में इन्होंने अधिकारी के रूप में दायित्व निभाया। वह सेना स्पेन के समृद्ध इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, पर सैन्य शिविर का जीवन इन्हें साथ दिया। बट इन्होंने जो आर्मी की जो लाइफ थी, इन्हें जो है वो कुछ रास नहीं है। पर इसी बीच एक फ्रेंच सैन्य अधिकारी से उनकी मित्रता हो गई और आर्मी में ही फ्रेंच जो थे वो सैनिक अधिकारी जो थे उनसे उनकी फ्रेंडशिप हुई, जो कुशल गणितज्ञ थे, जो कि मतलब मैथमेटिशियन बहुत स्किल्ड थे। और उनसे इनकी फ्रेंडशिप हो गई तो उनके साथ में उन्होंने विभिन्न समस्याओं का बीजगणितीय रूप से हल निकाला। और इन्होंने जो है ना अलजेब्रिक सोल्यूशन निकाला डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से। उनसे प्रयत्न होकर रेने डिस्कार्टेस ने बीजगणितीय सूत्रों को ज्यामिति दे दिया। अब उन जो सेना में इनके जो फ्रेंड थे उनसे जो है ना इन्होंने इंस्पायर होकर के उनसे सीख करके जो है इन्होंने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म दे दिया। मतलब कि जो अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स थी उन्हें ज्योमेट्री का रूप दे दिया। इसके साथ ही मार्च 1619 में, ये 1619 में लगभग रहे होंगे 20 और 23 साल की लगभग एज में 1619 में गणित की एक नई विधा का जन्म। तो यहाँ से इन्होंने गणित की एक नई ब्रांच जो है वो उसका इन्वेंशन कर दिया। पर रेने डिस्कार्ट सेना की नौकरी में ज़्यादा नहीं टिक नहीं पाए और इनकी बीच और इसी बीच इनकी मित्रता आइजैक बैकमैन से हुई। फिर जो है ना इनकी फ्रेंडशिप आइजैक बैकमैन से हो गई, जो कि पास के शहर में प्रोफेसर थे। मतलब कि पास की सिटी में एक प्रोफेसर थे और इन्हें जो है सेना में टिक नहीं पाए और इनकी फ्रेंडशिप एक प्रोफेसर से हो गई पास की सिटी में। मित्रता 20 वर्ष, मतलब इनकी जो फ्रेंडशिप थी प्रोफेसर के साथ में 20 ईयर्स तक चली। इस दौरान विभिन्न गणितीय विधाओं पर कार्य हुआ। मतलब मैथमेटिक्स की बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं उन पर इन्होंने कार्य किया। यह कार्य सन 1637 में प्रकाशित हुआ। 1637 में इन्होंने जितना रिसर्च वर्क था अपना पब्लिश हो गया इनका। इसमें सवालों का सरलीकरण और जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा हल निकालना बताया गया। मतलब इन्होंने कुछ वर्क जो है अलजेब्रा पर भी किया। बने रहिए मेरे साथ में। डिस्कार्ट्स ने आगे क्या है कि लंबी यात्राएं की और वे डेनमार्क, इन्होंने बहुत लॉन्ग जर्नीज की और डेनमार्क, सिटी, पोलैंड, जर्मनी जो डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और जर्मनी में, ये इन्होंने अच्छी जगहों पर भी जो है वो बड़ी जर्नीज की और ये उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है। वे अच्छे गर्म कपड़े में रहते थे और कम से कम 10 घंटे सोते थे। तो इनकी हेल्थ तो वीक थी, जिसके कारण से ये स्लीप ज़्यादा लेते थे तो रिलैक्स ज़्यादा रहते थे। और ये लिविंग जो था लाइफ स्टाइल इनका ये काफ़ी अच्छा था। लगातार विचारों में खोए रहने वाले डिस्कार्टेस हमेशा सत्य की तलाश में रहते थे। ये थिंकर बहुत अच्छे थे और ये हमेशा जो है सच की तलाश में रहते थे कि कोई भी पहलू हो जीवन का, ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, उसमें जो है ये सच जान पाए। सन 1622 में भी फ्रांस में ही रहे। थोड़ा सा पीछे आ गया, सन 1622 में ये लगभग रहे होंगे 25 से 26 साल के और 1623 में ये करीब 26 की एज में जो है ना इटली गए और 1625 मतलब कि लगभग 28 की एज में वापस आ गए। इटली भी चले गए। इसके बाद भी ज़्यादातर पेरिस में रहे। फिर पेरिस में ज़्यादातर रहे। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ बदली और बहुत सारे अपने घर बदले। उन्होंने अपने यात्रा अनुभवों का वर्णन भी लिखा है। इन्होंने जो जर्नीज की, ट्रैवलिंग की, वो भी लिखी हैं तथा साथ ही आत्मचिंतन के दौरान उभरे विचारों का भी उल्लेख किया। और जो थिंकिंग करते थे, उनसे जो थॉट्स आते थे, उन्होंने वो भी लिख लिए अपने और उनके कार्य से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। और इन्होंने जो सेल्फ थिंकिंग से जो मतलब वर्क किया, उससे जो है ये काफ़ी फेमस हुई। तो 1930 के बाद उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया और प्राप्त ज्ञान को अपने कार्य के तरीकों से जोड़ा। फिर 1930 जब इनकी एज हो गई होगी लगभग की 33, इसके बाद इन्होंने डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और जो यहाँ से नॉलेज मिला अपने जो
पहले के तरीके थे जो इनके वर्क करने के, जो जिस हिसाब से ये सोचते थे वो उनसे जो है रिलेट करने की कोशिश की इन्होंने, उससे जोड़ा, उनका अध्ययन क्षेत्र बढ़ता गया। मतलब कि स्टडी एरियाज इन्होंने बहुत सारे एरियाज में स्टडी की। इसमें ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स का ऑप्टिक्स है, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मौसम विज्ञान, मीटरोलॉजी, भौतिक पिंडों की प्रकृति व संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल बॉडीज, वायु, जल, पृथ्वी, गणित, विशेष रूप से ज्यामिति, सब हर चीज़ को जानने की कोशिश की, विशेष रूप से ज्यामिति। मतलब मेनली जो है फिर ज्योमेट्री पर ज्ञान हासिल करना शुरू किया। शरीर क्रिया विज्ञान, थोड़ी इन्होंने बायोलॉजी भी समझने की कोशिश की। शरीर रचना शास्त्र सभी आते थे, शरीर कैसे बनता है, कि बॉडी की कैसी स्ट्रक्चर है उसे जानने की कोशिश की। इन्होंने प्राणियों को चीर फाड़ करने का अध्ययन भी किया। मतलब जो है, जो एक डॉक्टर की तरह इन्होंने जो है जो जीव होते हैं उन्हें चीर फाड़ करके उन्हें स्टडी किया। नमूने प्राप्त करने के लिए पास के कसाईवाड़े में जाते थे। जो कसाईवाड़ा होता था, कसाई जो जानवर काटते थे उनके जो पार्ट्स होते थे, अंग, ऑर्गन्स वगैरह, उन्हें ये स्टडी करते थे। उन्होंने रूढ़ विज्ञान की भी कल्पना की थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका सारा कार्य एक बृहद पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता। उनका मतलब कि दिली इच्छा थी कि इन्होंने जितनी सारी रिसर्च की, जितना सारा ज्ञान कलेक्ट किया, एक बड़ी सी बुक बना करके जो है वो पब्लिश हो जाए। नेक्स्ट मेरे साथ बने रहिए। सन 1633 तक, इनकी एज करीब 36 साल की हो गई होगी। और एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ कितनी बड़ी हो गई है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आप धैर्य बनाए रखिए, मज़ा आएगा। मज़ा आ रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की और बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और रिसर्च वाली और इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, क्रिएटिव सब्जेक्ट, उन पर काम किया। सन 1633 तक उन्होंने इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया था। मतलब सन 1633 में जितना इन्होंने वर्क किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, उन्होंने इसका जो खाका था वो सब बना लिया। तभी उन्हें समाचार में मिला कि कोपरनिकस के सिद्धांत की वकालत करने के कारण गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया गया। तब इन्हें 1633 में जो है वो, जब ये बुक पब्लिश, अपना जो ज्ञान था जितना सारा, उसकी बुक पब्लिश करने वाले थे, उन्हीं बीच इन्हें एक न्यूज़ मिली कि गैलीलियो इनकी सेंचुरीज के टाइम में रहे होंगे। और गैलीलियो से पहले कोपरनिकस एक जो थे वो साइंटिस्ट थे, और गैलीलियो भी साइंटिस्ट थे। और गैलीलियो ने कोपरनिकस के जो प्रिंसिपल्स थे उनकी, मतलब उन्हें प्रूफ करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए, विद द फैक्ट्स एंड विद द राइट लॉजिक्स, तो जो थे उस टाइम पे जो था कि गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया। मतलब गैलीलियो को पनिशमेंट मिल गई थी, पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि जो इस टाइम पे सिस्टम जो था 16th सेंचुरी में, जो लोग थे वो काफ़ी अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस और रूढ़िवादी और तकियानुसी विचारधारा वाले लोग थे, जो कि किसी नई बात को, मतलब नई रिसर्च या इन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और अगर कोई साइंटिस्ट कहीं से रिसर्च करके लेकर के आता था, कुछ प्रिंसिपल्स खोज करके लाता था और फैक्ट्स और लॉजिक्स के साथ में, फैक्ट्स जो थे वो लॉजिक्स के साथ में प्रूफ करता था, बट जो लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे वहाँ का जो कानून था, जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट मिली एक सही काम करने के बाद में, जो उसके लिए कि उन्हें एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, अवार्ड्स मिलने चाहिए थे। बट हुआ क्या उल्टा कि उन्हें गैलीलियो को पनिशमेंट मिल गई। उनके मन में गैलीलियो की पुस्तक को पढ़ने की इच्छा जागी और यह उनके मित्र बैकमैन के पास थी। अब जो इनके पीछे मैंने बताया था कि बैकमैन इनके जो फ्रेंड थे, कि उनसे जो है ना गैलीलियो की पुस्तक बुक मिल गई इन्हें। पढ़कर फिर इन्होंने पढ़कर उन्हें पता चला कि इसमें वर्णित अनेक तथ्यों का प्रमाण वे पहले ही पा चुके हैं। और फिर उसे पढ़ने के बाद में कि उसमें जो फैक्ट्स और जो
एविडेंसेस थे ना, वो पहले से ही ये खोज कर चुके थे और जो है सेम चीज़ें जो हैं वो गैलीलियो की बुक में भी पाई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि ये लोग सेम कंक्लूजन पे पहुंचे कुछ फैक्ट्स के ऊपर। इसमें कोपरनिकस का जो सिद्धांत जिसके अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है भी शामिल था। अब जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, ये बात फैक्ट है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि इसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं हमारे सोशल मीडिया पर और गूगल पर, और विद द राइट लॉजिक्स फैक्ट्स। ज्ञान के जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी अगर 5 ज्ञानेंद्रियों से देखें और माइंड से समझें तो कोई एक क्रिस्टल क्लियर बात है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, जिसके कारण ही 365 दिन को एक साल बोला जाता है। और साथ ही डेस्कार्टेस गैलीलियो की पुस्तक पढ़कर आशंकित हो गया, मतलब कि गैलीलियो की जो बुक थी ये थोड़े से डाउटफुल हुई और उन्होंने अपनी पांडुलिपि को प्रकाशन हेतु नहीं भेजा। मतलब कि जो गैलीलियो की जो रिसर्च थी उसमें कुछ चीज़ें थी फैक्ट थी और कुछ जो थी डाउटफुल थी, मतलब कि फुल प्रूफ भी नहीं थी। तो इन्होंने अपनी जो पांडुलिपि तैयार करके रखी थी उसमें ये डाउट करते थे रिसर्च पर कि अगर कोई भी रिसर्च फुल्ली प्रूव्ड नहीं है विद राइट लॉजिक्स, तब तक ये जो है वो पब्लिश नहीं करना चाहते थे। इसका एक कारण ये भी था कि उनका वैज्ञानिक कार्य अनेक मान्यताओं पर आधारित था, मतलब कि इनमें कुछ मान्यताएं थी जिन पर कि इनका जो साइंटिफिक वर्क था आधार था और तर्क के गलत सिद्ध होने पर धराई हो सकती। मतलब कि कुछ बातें जो थी वो कम्प्लीटली लॉजिकल नहीं थी, जिसका डर था कि अगर लॉजिकल क्वेश्चंस जब उठेंगे इनके साइंटिफिक वर्क पे तो ये उनका आंसर लॉजिक के साथ नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ें थी, तो उनका काम जो है वो मान्यताओं पर थोड़ा बहुत आधारित था, इसलिए धराशायी हो सकता था, इसलिए इन्होंने पब्लिश नहीं की। अगले 3 वर्षों में उनका विश्वास कुछ दृढ़ हुआ और उन्हें लगा कि उनके सिद्धांतों के कुछ प्रयोग ठोस धरातल पर हैं और वे कैथोलिक चर्च या उनके शिक्षकों पर आघात नहीं करेंगे। फिर इन्होंने पता लगा, मतलब 3 वर्षों के बाद में अगले जो है 1636 में लगभग, और इनकी एज हो गई होगी 39 अप्रॉक्सीमेटली। तो जो है ना इनका जो बिलीफ था कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो साइंटिफिक वर्क था कि वो फुल प्रूफ थे और वे कैथोलिक चर्च या उनके शिक्षकों पर आधारित नहीं करेंगे। कैथोलिक चर्च जो है वो उनके टाइम पे एक रिलीजन चलता है, रिलीजन्स की जो नंबर है वर्ल्ड में हंड्रेड्स में नहीं है, थाउजेंड्स में है। मैंने गूगल किया था तो मुझे थाउजेंड्स प्लस जो है रिलीजन्स मिले। तो कैथोलिक जो था वो चर्च के जो पादरी वादरी थे और उनके जो एजुकेटर थे उन्हें जो है प्रॉब्लम ना हो इनकी रिसर्च से, जिससे कि अगर इन लोग को प्रॉब्लम होगी तो ये लोग जो है इनके साइंटिफिक वर्क में जो है वो इंटरफेयर करेंगे और उन्हें जो है वो सही काम करने से रोके ना। इसलिए इन्होंने सन 1637 में उन्होंने अपनी एक रचना बेनाम रूप से छापी। पहले तो उन्होंने अपना नाम ही नहीं बताया कि 1637 में 37 और 3 40 साल के हो गए थे लगभग, और उन्होंने बेनाम रूप से इसलिए छपाई कि इनके नाम को कोई जो है ना जो कैथोलिक चर्च पादरी वादरी जो है ना जो धर्मगुरु थे वो लोग इनकी जो फैक्ट्स पे बेस्ड जो साइंटिफिक वर्क है उसे देख करके इनके नाम की इमेज ना खराब करें, क्योंकि इनका जो काला धंधा होता है जो चर्च वालों का और वो सब बंद हो जाता है। इनके जो धंधे चलते हैं सुपरस्टिशंस पे और अंधविश्वास पर ही चलते हैं। उस समय के अनुसार एक विशेष बात यह थी कि ये रचना फ्रेंच में प्रकाशित हुई, तो इन्होंने फ्रेंच में इसलिए पब्लिश की कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो लोगों को आसानी समझ में आती थी, जबकि उस समय की विद्वानों की भाषा लैटिन थी और जो स्कॉलर्स की जो लैंग्वेज थी लैटिन थी। उसके 3 घंटे जिसमें कलाखंड था ऑप्टिक्स पर इन्होंने वर्क किया। देन इसके बाद में अपवर्तन के नियमों की भी व्याख्या की। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। फिर अब फिजिक्स में वर्क किया। बने रहिए मेरे साथ में। फिर इसमें आगे इन्होंने अन्य में मौसम की वैज्ञानिक व्याख्या, इंद्रधनुष के बनने की व्याख्या, मौसम की जो रेनबो बनता है, क्वार्टिशन कोऑर्डिनेट्स जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है
के तरीके के नामकरण लेबनीज ने किया था। लेबनीज आगे जो है वो कैलकुलस में, इनसे नेक्स्ट वाली सेंचुरीज में लेबनीज जो थे इन्होंने कैलकुलस, वो भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो है इनके ऑनर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो इनके कार्टेशियन ज्योमेट्री थी उन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम दिया था, नामकरण करा था इनके ऑनर में। जैसा कि आमतौर पर होता है, डिस्कार्ट को कुछ सिद्धांतों की सराहना हुई और कुछ का खंडन। तो इनकी बहुत सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें से कि कुछ अप्रिशिएशन हुए और कुछ जो थे वो अगर फुल्ली लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं थे, फैक्ट्स नहीं थे, या फिर ऐसा हो कि जो इनका वर्क हो किसी के समझ में नहीं आया और ठीक भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है। तो इस वजह से इनके कुछ अपोजिशन में भी लोग आए और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया। रेने डिस्कार्ट ने पूरी विनम्रता का परिचय दिया, उन्होंने सत्य तक पहुंचने के मार्ग को बताने का विशेष प्रयास किया। उन्होंने यही बताया कि उन्होंने जब विभिन्न पुस्तकों में वर्णित तथ्यों को पढ़ा और उन पर शोध पर चिंतन किया तो पाया कि जो व्यक्ति को भटका देती हैं, उन्होंने सत्य तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग दर्शाया। मतलब उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और उन्होंने उन पर रिसर्च की, थिंकिंग की और पाया कि कुछ जो बुक्स हैं वो बिना प्रूफ जो हैं वो बिना किसी प्रूफ के उनमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और जो है लोगों को गुमराह कर देती हैं, भटका देती हैं। उन्होंने सत्य तक पहुंचने का स्पष्ट, मतलब कि क्रिस्टल क्लियर, जब तक की बात चीज़ें समझ में ना आए तब तक कि ये रुकते नहीं थे और हमेशा जो है सच जानने की कोशिश करते थे। उस तथ्य को कभी नहीं स्वीकारना चाहिए जो व्यक्ति को स्पष्ट व विशिष्ट रूप से सत्य ना लगे। मतलब कि कोई फैक्ट तब तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी को वो क्लियर और मतलब स्पेसिफिक रूप से ट्रू ना लगे। टिस्कार्ट ने अपनी रचना ये डाउट करते थे हर चीज़ को, और अगर इन्हें जब तक क्रिस्टल क्लियर चीज़ बात में समझ नहीं आती तो एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी फैक्ट को। डिस्कार्टेस ने अपनी रचना फ्रेंच में इसलिए लिखी थी कि वे आम तक पहुँच सके। साथ ही वो यह भी चाहते थे कि जब परिवर्तन का दौर चले तो उथल पुथल ना हो और जीवन सामान्य गति से चले। उन्होंने किसी भी वैज्ञानिक समस्या को हल करने का तरीका भी स्पष्ट किया, मतलब कि कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम हो उससे किस तरह से मतलब जो है वो टैकल किया जाए, सॉल्व किया जाए, उसका जो इन्होंने तरीका बताया क्लियर रूप से। उन्होंने कहा कि समस्या को अधिकतम भागों में बांट दो, मतलब कि कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम से उसके पार्ट्स कर दो, इसके बाद चिंतन व हल करने की प्रक्रिया को क्रम से चलना चाहिए। मतलब कि प्रॉब्लम्स को किस ऑर्डर, किस क्रम में सॉल्व करना चाहिए वो बताया। सबसे पहले सरलतम भाग को, इन्होंने बोला प्रॉब्लम के सबसे पहले इजीएस्ट पार्ट को सॉल्व कर लो और फिर जटिलतम भाग, देन उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उस पर वर्क करें। सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि कोई भाग छूट ना जाए, अन्यथा निकाला गया अधूरा या असत्य सिद्ध हो सकता है। मतलब कि साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है उन्होंने बोला कि कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए, अगर पार्ट छूट गया तो वो काम अधूरा रह जाएगा और जो है वो फॉल्स प्रूव हो जाएगा। उपयुक्त चीज़ जो है वो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त चीज़ें नई नहीं लगती हैं पर उस काल में आम जीवन से परिचित हैं। मतलब आज के टाइम में जो चीज़ें नई नहीं लगती हैं बट उस टाइम पे जो थी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च की। यूरोप में लोग पूरी तरह अंधकार में डूबे हुए थे। यूरोप जो था ना, आज जो डेवलपिंग कंट्री है 16वीं सेंचुरी में, वो जो था ना वो अंधेरे में डूबा हुआ था, मतलब कोई प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं था। और जो ट्रुथ था उस पर जो था धर्म जो था, रिलीजन्स जो थे, यूरोप के जो भी रिलीजन्स हो, कैथोलिक और मोंगलिक और क्रिश्चियन, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे थे रिलीजन्स, थाउजेंड में फैल चुके हैं। और जो है रिलीजियस लोगों की जो अवधारणाएं थी, मनगढ़ंत कहानियाँ वगैरह वगैरह, राजकीय अनुसी सोच जो थी, जो इनोवेटिव और रिसर्च और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ में आते थे, फैक्ट्स लेकर के आते थे, तो उनका ये जो धर्म के लोग थे पादरी, वो विरोध करते थे और जो है डेवलपमेंट को रोक करके रखते थे अपना काला धंधा चलाने के लिए। उन्होंने संदेहों के निवारण के जरिए सत्य तक पहुंचने का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा कि किसी की चीज़ को साबित करने के लिए पहले संदेह आवश्यक है, मतलब कि बोला कि हर चीज़ को डाउट करके देखिए कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया और फिर उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने तरीके से विश्व का वर्गीकरण किया और कहा कि संसार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये वो सोच सकते हैं जीवित प्राणी, वो जो सोच नहीं सकते, अर्थात निर्जीव पदार्थ।
तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डेस्कार्टेस ने अपनी रचना में अपना नाम नहीं दिया था, पर गोपनीयता बनाए रखना भी कठिन था। मतलब कि जो सिचुएशंस थी उस टाइम की, डेस्कार्टेस ने अपनी जो रचनाएं थी उसमें अपना नाम जो था वो गोपनीय रखा था, और गोपनीयता बनाए रखना भी कठिन था। जल्दी पुस्तकों में बड़े तथ्यों पर विवाद हो गया। तो जो इनकी जो बुक्स थी उसमें जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स कहा जाता है कि यू कैन विन 40 scholars with one fact, but you cannot win with an idiot with 40 facts। यहाँ 40 फैक्ट्स ले जाओ करके आ जाओ, अगर कोई इडियट है वो तब भी नहीं मानेगा। और 40 स्कॉलर्स को अगर आप एक फैक्ट से भी फेक फैक्ट भी बताएं तो वो लोग कन्विंस हो जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अनेक लोगों ने विरोध किया, पर अनेक लोगों ने प्रभावित होकर उनका शिष्य कहलाना पसंद किया। तो बहुत सारे लोगों ने इनका जो है वो अपोज किया, और बहुत सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। इन लोगों ने डिस्कार्ट्स के सिद्धांतों का समर्थन प्रारंभ किया। फिर जो है ना, इन लोगों ने डिस्कार्ट्स के सिद्धांतों का जो है समर्थन प्रारंभ किया, इन्हें सपोर्ट मिलने लगा। उधर डिस्कार्ट्स इन सबसे दूर अपना शोध चिंतन व लेखन करते रहे। इन रिसर्च और थिंकिंग और जो है लिखना ये कंटिन्यू करते रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बने रहिए मेरे साथ में। तो मैं वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो लास्ट जो है स्लाइड रहेगी, स्लाइड बोलते हैं आई थिंक इसे, प्रेजेंटेशन की। सन 1638 से 1640 के बीच में बहुत कम लोगों से मिले। मतलब कि जो इनकी एज हो रही होगी करीब 38 और 41 की एज से लेकर के ये इसमें 43 की एज तक ये काफ़ी कम लोगों से मिले। मतलब कि ये काम पे ज़्यादा फोकस करते थे और लोगों से बहुत कम सोशली इंटरेक्ट करते थे, और सारा टाइम काम में लगा कर रखते थे। उनका आना जाना सीमित रहा, वो काफ़ी कम इधर से उधर जाते थे। वो शांतपुर नामक स्थान पर एकांतवास में रहते थे। मतलब कि वो उन्हें अकेले रहना पसंद था, सॉलिट्यूड को एंजॉय करते थे, ना कि वो दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिट्यूड एक लॉनलीनेस। लॉनलीनेस तब होती है जब इंसान अकेला हो जाता है, उसका कोई साथ नहीं होता। बट सॉलिट्यूड वो होता है जिसमें कि इंसान संतुष्ट भी होता है अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपने काम से, और वो अपने अकेलेपन को एंजॉय करता है। उनके साथ एक युवा नौकरानी थी जिनके बारे में बताया जाता है कि उसने उनकी बेटी को जन्म दिया, जो सन 1640 में चल बसी। पर डेस्कार्ट ने अपने आलोचकों के पत्रों को गंभीरता से लिया और उनके उत्तरों पर आधारित उनकी लैटिन की रचना मेडिटेशन तैयार हुई। इनके जो क्रिटिक्स थे, जो इनकी फैक्ट्स पे, इनके नॉलेज पे क्वेश्चन करते थे, तो उन्होंने जो है इस बात को सीरियसली लिया और उनके जो है आंसर्स दिए। और उन्होंने एक और लैटिन लैंग्वेज में रचना जो है बुक मेडिटेशन तैयार हुई। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। सन 1540 में प्रकाशित उस रचना का फ्रेंच रूपांतरण जो है 1540, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया, 1640 में प्रकाशित उस रचना का फ्रेंच रूपांतरण सन 1647 में प्रकाशित हुआ। मतलब 1640 में फ्रेंच रूपांतरण हुआ और लैटिन भाषा का, फिर उसके 7 साल बाद जो है 1647 में प्रकाशित हुआ, और इनकी डेथ से 3 साल पहले। उस काल में डेस्कार्ट्स की रचना किसी भूचाल से कम नहीं थी। मतलब कि जो डेस्कार्ट्स जो रचनाएं करते थे, जो बुक्स लिखते थे, वो भूचाल मतलब कि एकदम आग लगा देती थी, बहुत ज़्यादा कमाल की होती थी। अनेक जगहों पर डेस्कार्ट्स का घोर विरोध हुआ, इनका बहुत सारी जगहों पर अपोजिशन हुआ। जो लोग समर्थन कर रहे थे वे भी ज़्यादातर मौनी थे। डेस्कार्ट्स अपने समकालीन वैज्ञानिकों व गणितज्ञों से मिले। मतलब कि ये जो इनके पैरेलल में जो इनकी सेंचुरी में 16वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने बहुत सारे मीटअप्स करे अपने साथ के लोगों से। ब्लेज पास्कल से मिलकर उन्होंने इस बात के, ब्लेज पास्कल जो थे जिन्होंने प्रेशर पे रूल्स दिए थे, प्रेशर
रूस जी थे ब्लेज पास्कल से मिलकर उन्होंने उस बात के प्रयोगों के सत्यापन पर चर्चा की कि वायु हर वस्तु पर दबाव डालती है, मतलब कि एयर जो है हर चीज़ पर प्रेशर डालती है। इस पर उन्होंने इसके सत्यापन पर चर्चा की। उन्होंने शरीर की सफाई पर भी चर्चा की। अक्टूबर 1649 में वे स्टॉकहोम गए, नई जगह घूमते रहते थे और मकान बदलते रहते, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। स्टॉकहोम था, वहाँ पे ये इनका जो है इन्हें काफ़ी इज्जत मिली और वहाँ की 23 वर्षीय रानी से वे अत्यंत प्रभावित हुए। और जो स्टॉकहोम की उस टाइम पर रानी राजाओं का रूल चलता था पॉलिटिक्स में, जो अब जो टर्म्स यूज होते हैं प्रेसिडेंट पीएम वगैरह, उस टाइम पे पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट थी 16th सेंचुरी में। तो जो 23 वर्षीय रानी थी वो रानी से अत्यंत प्रभावित हुई और रानी भी जो है इनके इस नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और बाद में जो है रानी, अगर यहाँ पे हो स्लाइड ख़त्म हो, हाँ सही है, नहीं, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, सही है। रानी को अध्ययन का, रानी जो है स्टडी करने की बहुत बड़ी शौकीन थी और दर्शन से भी अपरिचित थी, बट उन्हें फिलॉसफी जो थी वो उसका नॉलेज नहीं था। रेने डेस्कार्टेस से दर्शन सीखने, फिर फिलॉसफी सीखने लगी डेस्कार्टेस से। सारी जिंदगी भय व विरोध से बचकर एकांतवास झेलने वाले रेने डेस्कार्ट को पहली बार मान सम्मान मिला। मतलब कि पूरी लाइफ ये जो थे फियर में, काफ़ी अपोजिशंस के फियर में रहते थे, क्योंकि जो था वो उस टाइम पे यूरोप इतना डेवलप नहीं था 16th सेंचुरी में। इसके बाद जो थी वो रानी जो थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्हें इज्जत दी इनके काम के लिए। और स्वीडन की कड़कती ठंड, पहली बार जो था इन्हें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इसी टाइम पे मिली। बट जो है स्वीडन जो कंट्री है उसमें ठंड जो थी वो, कड़कती ठंड ने मज़ा बिगाड़ दिया। ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो ठंड के कारण डेस्कार्ट बीमार पड़ गए। 1 फरवरी 1650 को न्यूमोनिया हो गई। इस न्यूमोनिया शिकार हो गए। 10 दिनों की बीमारी उनके लिए जान से, मतलब 10 दिन की बीमारी लगी, जिसके कारण ये इनकी हेल्थ तो पहले से भी बचपन से ख़राब रहती है और इन्हें ठंड लगने के कारण 10 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। उस समय स्वीडन प्रोटेस्टेंट मत का अनुयायी था, तो स्वीडन जो था प्रोटेस्टेंट एक ये रिलीजन है, मत का अनुयायी था। और डेस्कार्ट्स कैथोलिक ही थे। डेस्कार्ट्स भी जो थे वो रिलीजियस थे, कैथोलिक थे। अतः उनको अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षित कब्रगाह में दफनाया गया। फिर जो है सन 1667 में उनके विशेष अवशेष पेरिस में लाए गए और फिर से उन्हें दफनाया गया। फ्रांसीसी क्रांति में पुनः अनेक अवशेषों को एक बार सफ़र करना पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति में पुनः अनेक अवशेषों को एक बार सफ़र करना पड़ा और आज उनकी कब्र फ्रांस के श्रेष्ठ चिंतकों के बीच में है। मतलब फ्रांस के जो हाईली थिंकिंग ग्रुप है, जो बहुत बड़े थिंकर्स हैं, और ज्यामिति में उनका योगदान जो है वो अक्षुण्ण है। ज्यामिति में उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे होती है कहानी इनकी ख़त्म, पूरी बायोग्राफी की। बहुत सारी हमने अच्छी बातें जानी इनकी लाइफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा खिंच चुका है और ये 43 मिनट्स का हो गया, तो वीडियो हम एंड करते हैं। और आई होप कि आपको इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी कि अपने टाइम में से ये कितने ज़्यादा आगे थे, कितने एडवांस थे और कितने क्यूरियस थे, और नॉलेज में इन्होंने कितने सारे फील्ड्स में नॉलेज एक्वायर किया। और जो थे ये इन्होंने इतने सारे चैलेंजेस फेस किया, पोजीशन के बाद भी ये अपने काम को इन्होंने कंटिन्यू रखा और टाइम पर ये जो है वो अपनी बुक्स पब्लिश करते रहे। और बहुत इन्होंने जोश दिखाया और जोश दिखाया क्या यार, बहुत मतलब कि इन्होंने चीज़ें करी बहुत सारी। तो यार वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपने इतना पेशेंस के साथ अगर देखी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। रेड वाले बटन को प्रेस करके। और मिलेंगे आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर
मैं एक्सरसाइज 3.1 की बात जो टॉपिक्स हैं क्लास 9 में उसमें। और सो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं लास्ट में कि पढ़ाई जो करना है, और पढ़ाई के साथ साथ में अगर हम बायोग्राफीज़ को स्टडी करते रहें ग्रेट पीपल की, तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और इससे हमें मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइफ में बहुत कुछ करने का। तो फ्रेंड्स इसमें गुड बाय कर बोलने से पहले बोल दूँ कि आप भी जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपको लंबी उम्र जीना है तो देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट में गुड बाय, टेक केयर एंड कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करते रहें। बस बाय। अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ओके, इससे टच किया, इससे बैक किया, यहाँ पे डबल टैप होता है, डबल टैप करके एंड होगा। मैजिक बटन, वेयर इज मैजिक